हाय बेचारी बहू। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता, क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूं ना, बस काम ही कर रही हूँ। और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ? इसमें गलत क्या कहती है? सच्ची तो कहती है। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता, तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है।
अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है, सब जगह चहल पहल होती है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है, और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं। ना कभी बाहर ले जाते हैं, ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में, ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता, तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो, कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं, उस घर में मेरा क्या काम? अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर? जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना कर देती? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए। स्टॉप बोलने वाली बहू, स्टॉप दैट। अरे अरे अरे, आप लोग स्टॉप तो नहीं हो गए ना? लेकिन ये कहानी है इसी खेल की जो कभी हम बचपन में खेला करते थे। बैठी रहती है सारा दिन पत्थर की तरह। अरे पत्थर भी कभी कभी हिल लिया करता है। तू भी कभी कोई काम कर लिया कर बहू। मैं तो बहू नहीं भैंस ले आई हूँ। नीता सारा दिन घर का काम करती, कमर टूट जाती जब वो रात में बिस्तर में आराम करने के लिए लेटती। लेकिन मजाल है सास की, जो उसके काम की कभी झूठे मुंह भी तारीफ कर दे। हम लोग नसीब वाले हैं नीता बिटिया, जो तेरे जैसी बहू हम लोगों को मिली। पिताजी, यही आपका प्यार है जिसके कारण मैं इस घर में टिकी हुई हूँ। पर पता नहीं
सासू माँ को मैं क्यों नहीं अच्छी लगती? अब तो 2 साल हो गए हैं शादी को। 2 साल में तो ये सवाल कर रही है। यहाँ मुझे 30 साल हो गए बिटिया। पता नहीं तेरी सास मुझे भी क्यों पसंद नहीं करती। फिर क्या, दोनों ससुर बहू खूब ठहाका लगा लगा कर हंसते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू को देखो कैसे ठहाके लगा लगा कर ससुर के साथ हंस रही है। अरे एक जमाना हमारा था, ससुर इस कमरे में तो मैं उस कमरे में, ससुर बरामदे में तो मैं छत में, और यहाँ देखो महारानी को, वो मेरी बेटी है। और पापा ने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम इधर उधर भागो। हाँ, सास को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी नजर बहू पर पड़ती है जो सास और ससुर की बात पर हंस रही है। बहू को हंसता हुआ देख सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे कल बूही तू क्यों हंसी? तुझे कौन सी चुड़ैल चिपट गई तो हंस रही है? हम मियाँ बीवी का ये चलता रहता है, ये ना सोच के बीच में फूट पड़वा दी। अरे जी जाइए बाजार से छाछ ले आइए, और तू जाकर किचन में बेसन घोल कर पकोड़े बना ले, कड़ी बनानी है तुझे। सास बहू और पति को ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाती है। पति बाजार की तरफ और बहू किचन की तरफ। सारा काम हो गया, अब बस आराम से टीवी देखूं। उधर सास, कड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब ये लड़की खी खी करके दांत दिखाती है तो गुस्सा आ जाता है। लगता है कि मुंह नोच लो इसका। तभी सास के कान में बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सास का पारा फिर 7वें आसमान में चला जाता है। सास कमरे में जाती है जहाँ बहू टीवी में सीरियल देख रही होती है। अरे पागल हो गई है तो बता दे, पागल खाने छोड़ाऊं तुझे? माँ जी, आइए ना, देखिए ना, आप भी ये सीन देखिए, कैसे बच्चे स्टॉप दैट खेल रहे हैं। इस खेल में ना जिसे स्टॉप दैट बोल दो उसे स्टॉप होना पड़ता है। हाँ हाँ, बहुत खेला है मैंने भी इसे बचपन में। कोई इतने भी पुराने लोग नहीं है हम। हाँ, काश सासू माँ मैं भी ये खेल खेल पाती। सास को बहू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो सारा घर फैला पड़ा है, रात के खाने की कोई तैयारी नहीं, और मैडम स्टॉप दैट खेलेंगी। हाँ, अरे चल जाकर छत धो। बेचारी बहू जो अभी तक टीवी पर ठहाका मार रही थी, झाड़ू लेकर छत पर पहुंच जाती है। खुले आसमान के नीचे बहू भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, ये तो बता दो कैसे मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी आएगी जिसे देखो जब देखो कुछ न कुछ सुनाकर निकल जाता है। वो रोने लगती है, लेकिन करती भी तो क्या, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। बहू पूरी छत साफ करके नीचे आती है जहाँ सास मजे से बैठकर टीवी देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। टीवी में वही स्टॉप दैट वाला सीरियल चल रहा होता है। मासूम बहू फिर से टीवी देखने लग जाती है। कितना मजेदार गेम है। सास को फिर बहू पर गुस्सा आ जाता है। अरे उसे तो बहू के हंसने की आवाज ही चुभती है। तुझे स्टॉप दैट खेलने का बहुत मन कर रहा है ना? मुझे बोल स्टॉप दैट, अब बोल स्टॉप दैट, बोल बोल। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही है? अच्छा तो फिर हंस क्यों रही है? अरे दम में तो बोल के दिखाना मुझे स्टॉप दैट। बहू सास के जोर देने पर जोर से गुस्से से बोल देती है, स्टॉप दैट। लेकिन ये क्या, सास तो मानो किसी भूत की तरह जम जाती है। मन तो कर रहा है कि ओवर ही ना बोलूं, लेकिन ये मानेगी तो नहीं ना। तभी डोरबेल बजती है और बहू सास को ओवर बोलना भूलकर दरवाजे पर चली जाती है। अरे कमला, तू क्या करने आई है? भाभी जी काम पर रख लो ना, बहुत जरूरत है पैसों की। मैं जानती हूँ, पर मेरी सास नहीं मानेगी ना। अरे पता नहीं भाभी कैसी सास है आपकी, इतना काम तो मैं 4 घर का नहीं करती जितना वो आपसे एक घर में करवा लेती है। बहू काम वाली से खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे बात करती है और उसे विदा कर जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि सास वैसी की वैसी ही खड़ी है। स्टॉप दैट, ये जो कह कर गई थी वो। अरे हाय, ये सासू माँ को क्या हो गया? अब ओवर बोलूंगी तो मेरी तो जान ही निकाल देगी। क्या करूँ मैं? बहू उनका हाथ पकड़कर बेड पर लिटा देती है और फिर कहती है, ओवर
क्या मेरे सर पर खड़ी रहेगी अब? क्या मैं आराम भी ना करूं? जा यहाँ से, बोला है ना कमरे में आया मत कर। जब देखो कमरे में घुसी रहती है, अलमारी को घुरती रहती है। अरे कुछ नहीं देने वाली, ज्यादा वहम में मत रहना, समझी? माफ करिएगा, मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। अरे वाह जी वाह, स्टॉप दैट बोलते बोलते जबान भी खुल गई तेरी। हाँ, खुल गई और बोलूंगी भी। स्टॉप दैट, अब बोलो। लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू ने बोला स्टॉप दैट, सास हो गई स्टॉप। हे भगवान, ये क्या हो रहा है सासू माँ? लेकिन बेचारी सास स्टॉप दैट में तो बोलती बंद हो गई उनकी। वाह जी वाह, लग रहा है कि अब सारा खेल मेरे हाथ में आ गया। बहू अब सास से स्टॉप दैट बोलकर कभी खाना बनवा लेती तो कभी घर साफ करवा लेती। अरे पता नहीं, मैं आजकल थकी थकी सी क्यों रहती हूँ। बीपी भी हाई रहता है, मन करता है सोई रहूं। और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये काम बहुत कर रही हैं। उम्र नहीं है आपकी इतना काम करने की, और ज्यादा काम किया तो। काम तो मैं इतना कराऊंगी कि बस नाम की जिंदा रहेगी। बहुत जबान टपट टपट चलती है ना इनकी। ससुर जी समझ ही नहीं पाते कि क्यों उसकी बीवी की तबीयत खराब हो रही है। बहू शीशे के सामने कहती है सारा काम हो रहा है, मजा ही आ गया। स्टॉप दैट होकर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। अब तो जो चाहे जब चाहे सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी। ये मेरा कमाल, क्या बोलती हूँ मैं? स्टॉप दैट। बस जैसे ही बहू शीशे के सामने ये शब्द बोलती है, भूत बन जाती है। लीला जी अपनी बहू को आज फिर आंगन में खड़े होकर डांट रही हैं। अरे क्यों री? सिया, तुझे मना किया है ना मिसेस गुप्ता से बात मत किया कर। तू बच्ची है, अभी तुझे नहीं पता कि किससे कैसी बातें करनी है। वो मिसेस गुप्ता इधर की बात उधर करने में 2 मिनट भी नहीं लगाती। चुगलखोर कहीं की, तेरी बचकानी बातें 2 की 4 बनाकर सबको सुनाती फिरेगी। इतने में बाबूजी भी आ जाते हैं आंगन में। चिल्ला क्यों रही हो? बहुत समझदार है, जानती है सब, कैसे किससे क्या बात करनी है। अरे तुम्हें नहीं पता कुछ। सुनते सुनते सिया जाती है और किचन से मेज पर लाकर नाश्ता लगाने लगती है। नाश्ता देखकर लीला जी फिर सुनाने लगती हैं। अरे फिर बना लिए ये नूडल्स और पास्ता। अरे तू बच्ची है बहू, पूरी बच्ची है। तुझे यही बच्चों वाली चीजें ही पसंद आती है। बाबूजी वही नाश्ता देखकर खुश हो जाते हैं और झट से बैठकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन शाम के वक्त सिया छत से कपड़े लाकर कुर्सी पर रखकर पड़ोस वाली मीरा आंटी की आवाज सुनकर उनसे तड़का लगाने के लिए मीठा नीम लेने चली जाती है, क्योंकि लीला जी को करी में मीठे नीम का तड़का बहुत पसंद है। पर कपड़े कुर्सी पर देख लीला जी को मौका मिल जाता है असली तड़का लगाने का। सिया के वापस आते ही लीला जी फिर से शुरू हो जाती हैं। अरे कपड़े तय करके रखे जाते हैं और यहाँ हमारी बच्ची ने कुर्सी पर रख दिए। सब काम करने हैं पर बच्चों जैसे आधे अधूरे। पर माँ जी। अरे क्या हर वक्त बच्चों की तरह कभी मीरा के यहाँ कभी मिसेस गुप्ता के यहाँ घूमती रहती है? सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं तो माँ जी की पसंद का ख्याल रखकर ही मीरा आंटी के यहाँ गई थी। हर काम में हर जगह माँ जी को तो मैं बच्ची ही लगती हूँ। कब से सुन रही हूँ यही सब। लगता है माँ जी को पता नहीं है बच्चे होते कैसे हैं। बताना पड़ेगा। अगले दिन लीला जी का बर्थडे है और 60 साल की लीला जी बर्थडे पार्टी के लिए बड़ी उत्साहित हैं। अरे शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, सब मेहमान आ रहे हैं। सिया, उसके लिए बड़ों की तरह तैयार होना। बच्ची तो तुम हो ही। बहुत अच्छे से सजूंगी माँ जी, बहुत अच्छे से। शाम होते ही मेहमानों का आना शुरू हो जाता है और सजी सवरी लीला जी बाबूजी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करती हैं। कुछ देर में सिया भी आ जाती है और सभी लोग सिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हुलिया बनाया है तूने? माँ जी,
मैंने तो 2 टोटी बनाई, अच्छी लग रही है ना? अरे सिया, जाकर एक चोटी बनाकर आ, सब देख रहे हैं, हंसेंगे ना मुझ पर। मुझे डांटा माँ जी ने। बाबूजी देखो ना, मुझे डांटा। बाबूजी फोन पर बात करने का नाटक करके वहां से चले जाते हैं। लीला जी बहू से सबका ध्यान हटाने के लिए केक कट करने की बात करती हैं। अब आइए ना, केक कट करते हैं, आइए आइए सब। सब लोग केक की चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सिया आती है। साइड 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 साइड, अंकल साइड, पी 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 पी। सिया जोर से तालियां बजाने लगती है और लीला जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये माँ जी का हैप्पी बर्थडे केक मिलेगा। आंटी, आपको भी मिलेगा ऐसे। क्या देख रही हो? अरे सिया, भगवान के लिए चुप हो जा। क्यों? आज भगवान का भी बर्थडे है क्या? बाबूजी हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देते हैं और लीला जी केक कट करती हैं। सिया झट से केक का पीस उठाकर लीला जी के चेहरे पर लगा देती है। हैप्पी बर्थडे माँ जी। माँ जी भूत बन गई। देखो सब देखो तो भूतनी। टमाटर भूतनी। लीला जी पर सब हंसने लगते हैं और वो भागकर मुंह धोने चली जाती हैं। जब लीला जी वापस आती हैं तो सिया को फ्लोर पर लेटा हुआ पाती हैं। अरे सिया, क्या कर रही हो तुम ऐसे? इतनी देर में गाना बजने लगता है और सिया डांस करने लगती है। लीला जी जैसे तैसे सिया को उठाती हैं और साइड में ले जाती हैं। अरे सिया, सबके सामने ये क्या लगा रखा है तुमने? माँ जी, पाउडर, काजल, देखा मैं सुंदर। ये बोलकर सिया वहां से भागकर मिसेस गुप्ता के पास पहुंच जाती हैं। आंटी आंटी, आप मिसेस गुप्ता हो ना? माँ जी बोलती है आपको इधर उधर सुनाना बहुत पसंद है। मेरे को भी पोएम सुनाने की है। लकड़ी की काठी टाटे पे गोला। अरे लीला, क्या है ये? इसलिए बुलाया क्या तुमने हमें? इतने में सिया शर्मा अंकल के पास पहुंच जाती है। अंकल, आपके पेट को क्या हुआ? ये तो ढोलक के जैसा फूल गया है। आपके पेट में बेबी है क्या? टपक टप टप, मस्त ढोल बजेगा। शर्मा जी ये सुनकर वहां से चले जाते हैं और सिया खाने की मेज पर बैठे मेहमानों के पास पहुंच जाती है और सबकी प्लेट से खाने लगती है। आंटी, मेरे को गुलाब जामुन खाना है, लेकर आओ ना। तब से खा लियो, जाओ कच्ची। इतने में सिया को एक बच्चे के पास टेडी बेयर दिख जाता है और वो रोना शुरू कर देती है। टॉय टॉय मेरे को भी चाहिए। सिया जाकर उस बच्चे का टेडी बेयर खींचने लगती है और लेकर भाग जाती है। सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं और लीला जी की इस शैतान बच्ची बहू से तंग आकर आधी पार्टी से ही चले जाते हैं। बस फिर पार्टी में बचते हैं सिया, लीला जी और बाबूजी। अरे बहू, हो गया या बाकी है कुछ? क्यों माँ जी, मैं तो बच्ची हूँ ना, आप ही तो बोलती है माँ जी। अरे समझ गई मैं, कोई बच्ची नहीं हो तुम। बड़ी समझदारी से ये समझाया है तुमने मुझे। सिया बाबूजी को हाई फाइव देती है और इतने में सिया के हस्बैंड श्याम आ जाते हैं और तीनों साथ में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वैसे सासू माँ, बुढ़ापे में भी लोग बच्चे जैसे ही हो जाते हैं ना, तो आप कितने साल की बच्ची हो गई? आला तो पतल,
मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ। फिटनेस वाली बहू। चंद्रनगर गांव में सुगना अपने बेटे रमन के साथ रहा करती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधा नाम की एक लड़की से हो जाती है। राधा फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सजग होती है और वो घर के बाकी लोगों को भी दिन भर फिटनेस टिप्स देती रहती है। बहू, आज तो मुझे आलू पूरी खिला दो। नहीं माँ जी, उसमें बहुत ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। आपको तो मैं आज प्रोटीन सलाद बनाकर खिलाऊंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक लगता है, मगर धीरे धीरे सुगना और रमन दोनों ही राधा की इस आदत से परेशान होने लगते हैं। राधा, मैं मानता हूँ हमें फिटनेस के प्रति सजग रहना चाहिए, मगर बाकी की चीजें भी खानी उतनी ही जरूरी है। रोज रोज प्रोटीन सलाद थोड़ी ना खाया जाता है। आपको तो खुद तला फला खाना है, माँ जी का तो आप बस बहाना बना रहे हो। देखो जी, जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो। अरे मुझे ये सब ज्ञान मत दो राधा, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज खानी जरूरी होती है। तेल और घी भी खाना जरूरी होता है एक मात्रा में। खैर, तुम नहीं समझोगी। कुछ दिनों बाद तीज आने वाली होती है और सुगना अपने दोस्तों के लिए तीज पार्टी रखती है। अरे बहू, आज तीज है और मैंने कुछ सहेलियों को खाने पर बुलाया है। कुछ अच्छा सा उन सब के लिए पकाना। ठीक है माँ जी। शाम को सुगना की सब दोस्त आ जाती हैं। सुगना सबको अपनी बहू से मिलवाती है। अरे वाह सुगना, तुम्हारी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरती है या गुनी भी? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है, घर का सारा काम भी खुद करती है। थोड़ी देर सब गप्पे मारते रहते हैं, फिर राधा टेबल पर खाना लगा देती है। खाना लगा दिया है मैंने, आप सब खा सकते हैं। सब लोग टेबल पर आते हैं। अरे ये सब क्या है? आंटी, ये पालक का सूप है और वो स्प्राउट सलाद। वो सब तो ठीक है बहू, मगर खाना कहाँ है? आंटी, यही खाना है, इससे हेल्थ भी बनी रहेगी और आप सबकी उम्र में तो यही खाना ठीक रहता है। हमारी उम्र मतलब? अरे हम कोई बुढ़िया थोड़ी ना हो गई हैं। अरे ओ सुगना, अगर खिलाना ही नहीं था तो हमको बुलाया ही क्यों? सब मूड खराब हो गया तीज के दिन, चलो यहाँ से। और ये सब बोलते हुए सब औरतें चली गई। अरे ऐसा क्यों किया राधा? मैंने बोला था ना कि कुछ अच्छा बनाना। तुम्हारे फिटनेस टिप्स हर जगह अच्छे नहीं लगते। आज तुम्हारी वजह से सब मुझे इतना सुना कर गई। जाओ, अब वो पालक सूप और सलाद खुद ही खाओ। उधर रमन भी राधा की इस आदत से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रोज उसके टिफिन में कोई ना कोई सलाद बनाकर देती और दाल देती। और एक शाम जब रमन ऑफिस से लौटता है तो अचानक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राधा, ओ राधा! आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा ही ना, आज ऑफिस में मैं बेहोश हो गया था। अरे मगर क्यों? अरे तुम जो फिटनेस के नाम पर रोज ही सलाद और दाल देती हो ना, टिफिन में उससे मेरा पेट नहीं भरता और मुझे वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए। मगर उसमें तो प्रोटीन होता है। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है राधा, चाहे वो फिर प्रोटीन ही क्यों ना हो। उसके अलावा भी सबकी मात्रा खाने में जानी चाहिए। मैं तो बस आप सबकी सेहत के लिए ये सब करती हूँ। अरे इतना भी मत करो, हमें खुला छोड़ दो थोड़ा। थोड़े दिनों बाद एक दिन जब सुगना मंदिर से लौटकर आ रही होती है तो अचानक से गिर जाती है और उसकी सब उंगलियां और हाथ पैर जोर से अकड़ जाते हैं। कुछ लोग मिलकर उसे घर छोड़ जाते हैं। घबराई हुई राधा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हो गया है? इनका पूरा चेकअप करना होगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनको गठिया हुआ है, इतना तो पता चल रहा है। गठिया? बाप रे! हाँ, गठिया। इनके घुटनों और सभी जोड़ों में जो लचक, जो चलने फिरने के लिए ऑयल चाहिए ना, वो अब नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, रोज प्रोटीन सलाद खिलाती हूँ और सूप भी। मतलब
ये बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं खाती? नहीं नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप। खाने में एक मात्रा में घी या ऑयल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो पेट में नहीं जाएगा तो जोड़ों में जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है। ओह, ऐसा क्या डॉक्टर? माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ, हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रमन भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही गिर गई थी। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। राधा रमन को सब कुछ बताती है। आई एम सॉरी रमन। अति हर चीज की बुरी होती है राधा, इसलिए मैं तुमको बार बार बोला करता था। तुम्हारी फिटनेस के प्रति जागरूकता अच्छी लगती है, लेकिन शरीर में हर तरह की प्रोटीन जाना भी जरूरी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने हाई क्लास फ्रेंड के दिखावे और बहकावे में आ गई थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी और माँ जी का ख्याल डाइट चार्ट के मुताबिक ही रखूँगी। ये हुई ना बात। अब मेरे लिए आज अपने हाथों से देशी घी के गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो, तो ही मैं माफ करूंगा तुम्हें। शुरू से ही इमोशनल और सबको दिल से मानने वाली पारुल की शादी विवेक से होती है। क्या है यार, शादी के वक्त तो तुम दुबली हो गई थी, लेकिन शादी के 2 साल में ही फिर फूलकर गुप्पा हो गई हो। पारुल के साथ अब विवेक का व्यवहार बदल गया। सास ससुर भी बिना बात के ताने देते। अरे 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, निकल यहाँ से। विवेक का भी सहारा पारुल को नहीं मिलता है। लेकिन जिस विवेक से पारुल को तलाक के एवज में 18 लाख मिले होते हैं, वो पारुल एक दिन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। जी मैडम, क्या हुआ? चीटिंग, एक लड़के ने मेरे 6 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस वाला पारुल को ऊपर से नीचे तक देखता है। मामला क्या है, विस्तार से बताइए। पारुल फिर जो बताना शुरू करती है, उसके बाद इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। मेरे पति ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। शादी के 3 साल में ही मेरा तलाक हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे एक भी पैसा लूं, लेकिन वकील और मेरे माता पिता ने उनसे 18 लाख की रकम ली। फिर क्या हुआ? क्या वो पैसे उसने वापस ले लिए? नहीं नहीं, उन्होंने तो उसके बाद मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर? किसी डेटिंग साइट से मुझे आनंद नाम का एक लड़का मिला। उसके साथ मुझे लगा कि मैं दोबारा जिंदगी बना सकती हूँ। वो मेरी केयर करता, मेरी छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता और मेरा साथ देता। अच्छा, क्या उसने तुम्हें शादी करने का झांसा दिया था? हाँ, वो भी तलाकशुदा था। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसकी एक बेटी है, लेकिन फिर पता चला कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक आम इलाके में वो बीवी और बच्चियों के साथ ही रहता है। तो आपसे इमोशनली फ्रॉड कर उसने पैसे ऐंठे। जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे ना वो। मैं बस किसी भी हालत में अपने पैसे वापस चाहती हूँ, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। ठीक है। पुलिस आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाकर सारी पूछताछ करती है, लेकिन आनंद पुलिस वालों को ये यकीन दिला देता है कि पारुल ने उसे कोई पैसे दिए ही नहीं, बल्कि वो तो उस पर बीवी को छोड़ने का दबाव बना रही थी और ना मानने पर पारुल ने ये झूठा केस डाला है। क्या मैडम, फोकट में पुलिस का वक्त खराब कर रही हैं? कोई शादीशुदा क्यों अपनी बीवी छोड़ेगा? अब आपकी शादी टूटी तो मतलब सबकी तो नहीं टूट सकती ना। पारुल को पुलिस वाले के मुंह से ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी सहेली जनक, जो कि वकील थी, उससे कांटेक्ट करती है। जनक, मैं क्या करूं? मैं कैसे पुलिस को यकीन दिलाऊं कि आनंद ने मेरे साथ न सिर्फ शारीरिक और मानसिक चीट किया है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वो मुझे खाली कर गया है। अब वक्त जनक का था। देख पारुल, ऐसे तो किसी को भी बिना सोचे समझे पैसे नहीं देने चाहिए।
लेकिन अब जब तूने ये कदम उठा ही लिया है, मुझे ये बता, तूने कब कब पैसे दिए और कितने? क्या कहीं कोई सबूत है? पारुल कुछ सोचती है। 3 बार तो बैंक में ट्रांसफर और 2 बार गूगल पे। क्या इन सब के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बैंक से सब निकाल लाऊंगी। अगले दिन पारुल सारी स्टेटमेंट झनक के सामने रखती है और वो व्हाट्सएप की चैट भी दिखाती है, जिसमें कई बार आनंद ने ये बात कबूली थी कि वो उसके पूरे 6 लाख जल्द ही देगा। झनक अब पूरा केस लेकर पुलिस के पास जाती है और मामले को क्राइम एक्ट के तहत पूरे सबूत के साथ दर्ज करा आनंद की गिरफ्तारी की मांग करती है। पुलिस आनंद को लेने जैसे ही उसके घर जाता है, उसका सारा मामला बीवी और बच्चों के सामने खुल जाता है। पुलिस स्टेशन में पारुल को देखकर आनंद भड़क जाता है। ओह, तो बहुत होशियार बन रही हो तुम। ये झनक है ना तुम्हारी बचपन की सहेली? बताऊं सबको तुम्हारे बारे में? सब है मेरे पास, वो फोटो, वो वीडियो, तेरे भाई का नंबर भी है। 6 लाख क्या, अब 1 रुपया भी निकाल कर दिखा दे। वो पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। क्यों चिल्ला रहा है? अब तो सारे सबूत है तेरे खिलाफ। ऊपर से यहां चिल्ला चिल्ला कर तूने खुद को तो गड्ढे में धकेल दिया है। जल्दी बता, लड़की के पैसे लौट आता है या फिर? आनंद डर जाता है। तभी उसकी बीवी और बच्चे पुलिस स्टेशन में आकर पारुल के पैसों का बैग देते हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए, प्लीज उन्हें पुलिस से बचा लीजिए। मेरे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहेंगे? होता भी यही है। पारुल केस वापस ले लेती है, लेकिन उस सबक के साथ कि इमोशनल होकर किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलकर रिश्ते कभी ना बनते हैं और ना ही निभते हैं। लो भाई बब्बन, बन गई तस्वीर। जरा देखकर बताओ कैसी बनी है। अरे भाई मोहन, मेरी सलाह मानो तो तुम रहने ही दो। एक पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। खैर, आज शाम की गाड़ी से मैं शहर वापस जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है। शहर से वापस आने के बाद तुमसे मिलता हूँ। मोहन अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ डरावना माहौल बन जाता है। तभी मोहन की बनाई हुई पेंटिंग की वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और पेंटिंग से बाहर आ जाती है। चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ 2 चोर लाला सुखीराम के घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं। दोनों भागते भागते गांव के चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि आज अमावस्या की रात है, आज हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई बिल्ला, तुमने बिल्कुल सही कहा। जरा इसके दाल तो देखो कितने बड़े हैं। चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। अरे चुड़ैल दीदी, तुम चाहो तो ये सारे पैसे और जेवर ले लो, लेकिन हम दोनों को कुछ मत करना। पैसे और जेवर के लालच में तुम इंसान बिकते हो, हम चुड़ैल नहीं। तभी चुड़ैल उन दोनों चोरों को पुतले बना देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब कोई मुझसे नहीं बच सकता। चुड़ैल अपने अगले शिकार की खोज में वहां से चली जाती है। गांव की दूसरी ओर जाने पर चुड़ैल को हरिया, बिरजू और बब्बन दिखाई देते हैं। आज संडे है, आज कपिल शर्मा शो देखने का दिन है। जोर से बोलो। आज संडे है।
मैंने नहीं सुना। आज संडे है, आज कपिल शर्मा देखने का दिन है। हाँ, ये हुई ना बात। अरे ये कपिल शर्मा कौन है जो ये लोग उसे देखने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं? खैर, मुझे क्या, मैं अभी इन दोनों को मसाज चखाती हूँ। चुड़ैल तेजी से उड़कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कपिल शर्मा शो बाद में देखना, पहले मुझे देख लो। बब्बन चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो तस्वीर वाली औरत के जैसी दिख रही है। मुझे अभी नहीं मरना है। अरे भागो रे। तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। बब्बन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हरिया और बिरजू को चुड़ैल पकड़ लेती है और उन्हें पुतला बना देती है। फिर चुड़ैल बब्बन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन बब्बन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अरे वो मोटा तो बड़ा तेज भागता है, शायद उस तरफ गया होगा। बब्बन एक दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके सामने से आगे निकल जाती है। बाल बाल बच गया। अगली सुबह बब्बन सभी गांव वालों को सारी बात बता देता है। फिर उस चुड़ैल के डर से रोज शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अरे ये क्या हो गया, इतनी देर से घूम रही हूँ, अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला। अरे कहाँ मर गए सबके सब? चुड़ैल वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन गांव वापस आता है। बब्बन उसे बताता है कि उसकी बनाई तस्वीर से एक चुड़ैल बाहर आ गई है। मोहन समझ जाता है कि ये कोई आम कागज नहीं है। वो जो भी उस कागज पर बनाएगा वो असलियत का रूप ले लेगा। अरे मोहन भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इस कागज पर उस चुड़ैल की एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें वो तपती धूप के नीचे खड़ी दिखाई देगी, और फिर जैसे ही सवेरा होगा वो चुड़ैल इस कागज से निकलकर बाहर चली जाएगी और सूरज की तेज धूप में जलकर राख हो जाएंगी। मोहन बिल्कुल वैसे ही तस्वीर बना देता है और जैसे ही सवेरा होता है वो चुड़ैल कागज से निकलकर बाहर धूप में चली जाती है और सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और इस तरह चुड़ैल के जलते ही पुतले बने सभी लोग पहले की तरह इंसान बन जाते हैं। सीतापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो, ये देखो मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा है ना, पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है।
अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसाने ही और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ। बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है। जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना। अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है। दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है। लाओ, ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गांव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं। इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए। चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए। अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए, अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं। पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है। तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती
उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो, गुड़िया कितनी मोटी हो गई है। लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना। इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटा कर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी, उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होती ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की खूब प्रशंसा करते हैं। स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी। अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को। बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसी बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वहां चुप रहना। जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे, माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह, कितना हैंडसम है, काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा, जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी, उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए, वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है, ऑफिस कब जाना है? कौन से ऑफिस में? मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं,
इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर? मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ। सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना। तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो। मेरी पत्नी हो तुम, जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज मत जाओ। चुप रहो गंवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, बनाने जाए मेरी जूती। इतना घमंड, जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है, 5वीं पास। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। माँ बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था, तू संवारेगी तो संवर जाएगा। तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है, तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो, मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ। जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले, और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी। अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है, और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ जाओ, 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा, हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी, इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर, खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को। पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है।